नमस्कार, मैं राहुल। स्वागत है आपका द क्राइम डायरी की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है आप अच्छे होंगे, अपना व अपने परिवार का ख्याल रख रहे होंगे। तो चलते हैं आज की कहानी पर। बात 23 अक्टूबर 2018 की है। बेंगलोर शहर में एक बिल्डिंग की 7वीं मंजिल पर ओरेकल कंपनी का कस्टमर केयर का ऑफिस है। यहाँ रात तकरीबन 11:30 बजे सभी स्टाफ नाइट शिफ्ट में काम कर रहे थे। इसी दौरान ऑफिस का एक पियून कंपनी के एक एम्प्लॉय के पास जाता है और कहता है, आपसे मिलने 2 विजिटर आए हुए हैं। 11:15 बजे रात को 2 विजिटर आए हैं। ये सुनकर एम्प्लॉय भी थोड़ा सोचता है, लेकिन इससे पहले भी उसके दोस्त और बाकी लोग मिलने आया करते थे, तो उसे लगा हो सकता है कोई दोस्त होगा। वो नीचे आता है मीटिंग रूम में, जहाँ पर गेस्ट उसका इंतजार कर रहे थे। 2 लोग लंबे चौड़े अच्छी कदकाठी के वहाँ पर बैठे हुए थे। अब यह शख्स उनके पास जाता है। दोनों मेहमानों की नजरें मिलती है। वो उन्हें पहचान नहीं पाता। तभी उन मेहमानों में से एक शख्स अपना हाथ एम्प्लॉय की ओर आगे बढ़ाते हुए सिर्फ 2 शब्द कहता है, हेलो मिस्टर तरुण। हाथ आगे बढ़ा हुआ है, जुबान पर तरुण नाम है। ये सुनते ही एम्प्लॉय के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगती है, क्योंकि यह नाम उसने 15 साल बाद सुना था। 15 साल तक उसने किसी की जुबान से यह नाम नहीं सुना। 15 साल तक उसे किसी ने तरुण कहकर नहीं पुकारा। इन 15 सालों में उसकी पहचान, उसका नाम सिर्फ एक था, और वह था प्रवीण भटेले। ऑफिस के लोग, उसकी पत्नी, दोनों बच्चे, दोस्त, पड़ोसी सब यही नाम से जानते थे कि इसका नाम प्रवीण भटेले है। लेकिन 23 अक्टूबर 2018 की उस रात तकरीबन 12 बजे रात को ओरेकल के ऑफिस में 2 मेहमान आकर हाथ बढ़ाते हैं, कहते हैं, हेलो मिस्टर तरुण। 15 साल बाद यह नाम सुनकर उसे चक्कर आने लगता है। इसे खौफ कहें, दहशत कहें, या फिर अनजाने में, या फिर यह कि वो अपने होश में नहीं है। वो भी अपना हाथ आगे बढ़ा देता है। दोनों के हाथ मिलते हैं। सामने वाला शख्स हाथ मिलाने के दौरान उस एम्प्लॉय की उंगलियां टटोलता है। वो उस हाथ में एक उंगली ढूंढ रहा था जिसमें रिंग पहनते हैं, और वो उंगली उस एम्प्लॉय की टूटी हुई थी। सामने वाले को यकीन हो गया कि यही तरुण है। इसके बाद वो अगली लाइन कहता है, चलिए तरुण साहब, आपका खेल खत्म, अहमदाबाद चलते हैं। इसके बाद दोनों शख्स उसे लेकर बिल्डिंग के नीचे उतरते हैं। नीचे बेंगलोर पुलिस की गाड़ी थी। उस गाड़ी में ये लोग सवार होते हैं और वहां से अगले रोज यानी 24 अक्टूबर 2018 को तरुण को लेकर ये लोग अहमदाबाद पहुंचते हैं। अब सवाल ये था कि एक कंपनी के ऑफिस में काम करने वाले शख्स को रात 11:15 बजे 2 शख्स आते हैं, नाम पूछते हैं और वहां से साथ ले जाते हैं। ये सब क्या था? वो शख्स कौन थे? तो वो दोनों शख्स और कोई नहीं, अहमदाबाद क्राइम ब्रांच से थे, और इसी शख्स की तलाश में अहमदाबाद से बेंगलोर आए हुए थे। यह कहानी का पहला पार्ट है। अब 2018 से 15 साल पहले चलते हैं। 14 फरवरी 2003 वैलेंटाइन डे। अहमदाबाद बोपल इलाके में एक हस्बैंड वाइफ रहा करते थे। उनमें से एक का नाम था तरुण जिनराज, जो 28 साल का था, और उसकी पत्नी का नाम था सजनी, जो 26 साल की थी। तरुण और सजनी की शादी सिर्फ 3 महीने पहले दिसंबर 2002 में हुई थी, और अब तारीख थी 14 फरवरी 2003। सजनी अहमदाबाद में ही एक बैंक में एग्जीक्यूटिव अफसर थी। वाणिज्य में ग्रेजुएट और अकाउंटेंसी में डिप्लोमा धारक सजनी केलिको मिल के कर्मचारी कृष्णन और भारतीय स्टेट बैंक की सेवानिवृत्त यामिनी की दूसरी और सबसे छोटी बेटी थी। और तरुण जिनराज शारीरिक शिक्षा में ग्रेजुएट और एक बास्केटबॉल खिलाड़ी था। उसके पिता पहले टीचर थे और मां अनम्मा चाको रिटायर नर्स थी। तरुण अहमदाबाद के एक स्कूल में पीटी टीचर व वॉलीबॉल के कोच की नौकरी कर रहा था। तरुण व सजनी की शादी घर वालों की मर्जी से हुई थी। ये दोनों का परिवार मूल रूप से केरला का रहने वाला था। फिर सजनी का परिवार नौकरी की तलाश में अहमदाबाद आ गया। तरुण का परिवार भी पहले केरल में था, फिर मध्य प्रदेश के मंदसौर में रहा। जब तरुण के छोटे भाई की नौकरी अहमदाबाद में लगी तो तरुण भी अहमदाबाद आ गया, और यहीं के एक स्कूल में वो पीटी टीचर व वॉलीबॉल का कोच बन गया। इसके बाद केरल के कुछ लोगों के जरिए इन दोनों का रिश्ता तय होता है और शादी होती है। शादी के बाद सब कुछ ठीक ठाक था। शादी के बाद तरुण सजनी के साथ अपार्टमेंट में रहने लगा, लेकिन वो हमेशा ही जब भी कहीं बाहर जाता तो अपनी वाइफ से कहता कि तुम घर में मत रहना अकेली, यहाँ पर चोर लुटेरे ये सब होते हैं, तो कुछ भी हो सकता है। तो जब मैं बाहर रहूं तो तुम अपने मायके चली जाना। अहमदाबाद में ही सजनी के घर वाले थे, पिता, माँ, बहन ये सब अहमदाबाद में ही थे, तो सजनी भी अपने घर चली जाया करती थी। आखिरी बार वो अपने घर 5 फरवरी को गई थी, फिर लौट आई थी। लेकिन जब वह 5 फरवरी को गई
तो चलते वक्त उसने पिता से कहा कि मुझे गाड़ी में पेट्रोल भरवाना है और पिता से पैसे मांगे पेट्रोल के लिए। तो पिता को अजीब लगा कि पेट्रोल के इसके पास पैसे नहीं है। फिर उन्होंने पूछा कि तुम्हें दामाद जी ठीक तो रखते हैं ना? तो सजनी खामोश रही और हाँ ऐसी कोई बात नहीं है कहते हुए वहाँ से चली आई। ये उसके मायके में उसकी आखिरी मुलाकात थी। फिर वैलेंटाइन डे 14 फरवरी 2003 की सुबह करीब 7:30 बजे सजनी की अपनी बड़ी बहन से 10-15 मिनट बातें होती है। सब कुछ नॉर्मल था। 2 घंटे के बाद अचानक तरुण का फोन सजनी के पिताजी के घर पर आता है। तरुण सजनी के पिता को कहता है आप लोग फौरन घर आइए, मामला बहुत खराब है, सजनी की हालत बहुत सीरियस है। ये सुनकर घर वाले बदहवास हो जाते हैं और भागते हैं। वहां पहुंचते हैं तब तक सजनी की मौत हो गई थी। तरुण बैठकर बेतहासा रो रहा था। पुलिस मौके पर पहुंचती है। पुलिस देखती है कि सजनी का दुपट्टे से गला घोंटकर कत्ल किया गया है। घर के सामान बिखरे पड़े थे, कुछ जेवर भी गायब थे। पुलिस को लगा लूटपाट का मामला है। तरुण ने भी पुलिस को यही कहा कि मैं हमेशा सजनी को यही कहता था कि एहतियात बरतो, क्योंकि यहाँ पर घरों में सेंधमारी होती है। तो शायद किसी लुटेरे ने सजनी को मार डाला। अब तरुण की हालत लगातार खराब है। वह रो रहा है। केवल 3 महीने शादी को हुए थे। घर वालों को भी तरुण से पूरी हमदर्दी। अगले दिन सजनी का पोस्टमार्टम होता है, अंतिम संस्कार किया जाता है। पर तरुण की ऐसी हालत नहीं थी कि वो अंतिम संस्कार कर सके। फिर तरुण के छोटे भाई ने मुखाग्नि दी और इस दौरान तरुण की हालत सदमे में बहुत बिगड़ गई। उसे हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया जाता है। 15 फरवरी को एडमिट कर देते हैं और पुलिस अपनी तफ्तीश में लग जाती है। उस इलाके के जितने भी चोर उचक्के हैं उनकी लिस्ट बनाई जाती है। सबको यही था कि इस हत्या के पीछे जो भी है वो पकड़ा जाएगा। लेकिन अचानक 2 दिन बाद 16 फरवरी 2003 की शाम को तरुण के छोटे भाई का पुलिस को फोन आता है और कहता है कि तरुण गायब है, तरुण हॉस्पिटल में नहीं है। अब पुलिस को शुरू में थोड़ा शक भी था उस पर कि इस तरह घर में कत्ल कैसे हो सकता है, और वह बार बार बयान भी बदल रहा था। कभी कहता था कि चोर उचक्के ने मार दिया, कभी कहता था नेचुरल डेथ है, लेकिन दुपट्टे के गले पर निशान भी थे। लेकिन वो बदहास हालत में रो रहा था, सदमे में भी है और हॉस्पिटल में एडमिट भी करना पड़ा, ऐसी हालत हो रही थी। तो पुलिस ने उसकी तरफ ज्यादा फोकस नहीं रखा। अब 16 फरवरी को तरुण अचानक हॉस्पिटल से गायब हो गया। अब पुलिस को काटो तो खून नहीं, क्योंकि ये एक बड़ा मामला था। मीडिया में भी खबर आ गई थी। अब पुलिस पर भी उंगलियां उठने लगी। पुलिस को जिस पर शक है उसकी हॉस्पिटल में पहरेदारी भी नहीं की, उसको हॉस्पिटल में वैसे ही छोड़ दिया और वो भाग गया। सजनी के घर वालों ने भी पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाया। अब पुलिस के ऊपर प्रेशर बनना शुरू हो गया। पुलिस ने तत्काल तरुण के भाई व उसके माँ बाप को उठा लिया। पुलिस को लगा कि हो सकता है इनका भी कोई हाथ हो। कुछ दिनों तक उन्हें जेल में भी रखा, फिर बाद में उन्हें छोड़ दिया गया। लेकिन तरुण की तलाश होती रही। वक्त बीतता गया। साल 2006 आ गया। इधर सजनी के माँ बाप और बहन 3 साल बीतने के बाद भी उनकी बेटी के कातिल को पुलिस पकड़ नहीं पाई। तो सजनी के माँ बाप ने गुजरात के मुख्यमंत्री से मुलाकात की और मदद मांगी। उस वक्त गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी थे। फिर चीफ मिनिस्टर के ऑफिस से पुलिस को मैसेज जाता है कि आप इस केस को सीरियसली लीजिए और इसके लिए स्पेशल टीम बनाइए। अब सीएम ऑफिस से प्रेशर के बाद पुलिस भी एक्टिव हुई और पुलिस ने तरुण की खबर देने वाले के लिए 1 लाख रुपए का इनाम रख दिया। इधर सजनी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी गला घोंटकर हत्या किए जाने की पुष्टि हो चुकी थी। तरुण और सजनी जहां रहते थे वहां आसपास के लोगों से भी पूछताछ की गई। पूछताछ करने पर पुलिस को पता चला कि ऐसा कोई अनजान शख्स सजनी के घर पर नहीं आया था और पड़ोसियों ने पुलिस को बताया कि तरुण सजनी को शादी के बाद से ही तंग करता था। और यह भी पता चला कि शादी से पहले ही तरुण का एक लड़की से अफेयर था और वो उससे शादी करना चाहता था। अब पुलिस उस लड़की तक पहुंचती है जिससे तरुण का अफेयर था। लड़की ने पुलिस को बताया कि तरुण ने मुझे 16 फरवरी यानी जिस दिन सजनी का कत्ल हुआ उससे 2 दिन बाद मुझे कॉल किया और कहा कि चलो हम दोनों शादी कर लेते हैं। तब तक सजनी की मौत की खबर मुझे मिल चुकी थी। तो मैंने उससे कहा कि मैं एक कातिल से शादी नहीं करूंगी और मैंने उसके साथ जाने से मना कर दिया। पुलिस ने लड़की के बयान को सच माना और लड़की को क्लीन चिट दे दी। फिर यही कहानी सामने आई कि गर्लफ्रेंड से शादी करने के लिए उसने अपनी बीवी का कत्ल कर दिया। लेकिन यह बात समझ नहीं आई कि अरेंज मैरिज थी, शादी उसकी मर्जी से हुई थी। वह शादी से पहले भी तो मना कर सकता था, लेकिन उसने मना नहीं किया। शादी के 3 महीने बाद बीवी को मार डाला और गर्लफ्रेंड से शादी की पेशकश की।
लेकिन गर्लफ्रेंड ने मना कर दिया कि मैं एक कातिल से शादी नहीं करूंगी। अब यह क्लियर हो गया था कि यह कत्ल है और तरुण ने ही कत्ल किया है। धीरे धीरे वक्त बीतता गया, तरुण का कोई सुराग नहीं मिला। पुलिस लगातार लगी रही, उसके घर को सर्विलांस पे रखा गया। उसके घर के आसपास सादी वर्दी में पुलिस वाले तैनात किए गए कि शायद तरुण माँ बाप से मिलने आए। इस दौरान तरुण की फैमिली फिर कहीं और शिफ्ट हो गई और 2009 आते आते तरुण के पिता की मौत हो गई। फिर पुलिस को पता चला कि 2009 में ही तरुण पहली बार केरल गया था, जब उसके माँ बाप भी केरल गए थे। और उसी समय सजनी के कत्ल के 6 साल बाद केरल की एक जगह पर वो अपने माँ बाप से मिला। वो आखिरी मुलाकात थी। कहते हैं तरुण को देखते ही तरुण के पिता की कार्डियक अरेस्ट से मौत हो गई, क्योंकि 6 साल में उन्हें अपने बेटे के बारे में कोई जानकारी नहीं थी और जैसे ही वो सामने आया कार्डियक अरेस्ट हुआ और उनकी मौत हो गई। अब कत्ल को 6 साल हो गए, पुलिस ढूंढती रही। धीरे धीरे वक्त बीता तो पुलिस भी सुस्त पड़ गई। एक तरफ से केस तो क्लोज ही हो गया, लेकिन केस को पूरी तरह से बंद भी नहीं किया। कहते हैं हर महीने इस केस पर एक नज़र डाल देते। जब भी कोई नया पुलिस अफसर आता तो इस केस की अपडेट लेता। पुलिस की मंथली मीटिंग में इस केस को ऊपर रखा जाता। इधर साल दर साल बीतते जा रहे थे। जो भी नया अफसर आता उसकी इस केस पर नज़र भी होती। धीरे धीरे 2003 से 2015 आ गया। 2015 में एक तेज तर्रार युवा अफसर ने अहमदाबाद क्राइम ब्रांच के डिप्टी कमिश्नर का पदभार संभाला और अपने स्टाफ को कहा कि इस केस की फाइल खोलो, क्या अपडेट है पता करो। पता किया, तरुण के फादर की 2009 में डेथ हो गई और मां अब एमपी के मंदसौर में है और तरुण का छोटा भाई अहमदाबाद में ही रह रहा है। लेकिन तरुण का कोई सुराग नहीं है। अब मंदसौर में जहां तरुण की मां रह रही है, उस जगह के आसपास पुलिस ने सादी वर्दी में अपनी टीम लगा दी। वहां के लोगों से भी पूछा कि कोई इस तरह का लड़का आता जाता है क्या, लेकिन वहां से भी कोई सुराग नहीं मिला। अब पुलिस ने उस लड़की से संपर्क किया जो तरुण की गर्लफ्रेंड थी। पुलिस ने उस लड़की से पूछा कि तुम्हारे पास तरुण की कोई खबर है क्या, पलटकर उसने कभी कॉल किया हो। तब उस लड़की ने पहला क्लू दिया कि हाँ, अभी 2016 में ही मेरे कुछ दोस्तों ने बताया कि उसने तरुण जैसे दिखने वाले एक शख्स को दिल्ली की एक मॉल में देखा था। अब पुलिस की टीम दिल्ली रवाना होती है। दिल्ली की उस मॉल और उस इलाके की छानबीन करती है। तब पुलिस को यह भी पता चलता है कि जब वह शख्स दिल्ली में देखा गया था उस समय तरुण की मां भी दिल्ली में थी। तब पुलिस को ये लगा कि हो सकता है तरुण मां के साथ हो, लेकिन तमाम चीजें खंगालने के बावजूद तरुण नहीं मिला। वक्त बीतता गया। अब 2016 के इस क्लू के बाद पुलिस को ये यकीन हो गया था कि तरुण जिंदा है। उसने सुसाइड नहीं किया है और वह विदेश भी नहीं भागा, बल्कि देश में ही रह रहा है। इस दौरान उसे कभी गुजरात तो कभी मध्य प्रदेश और कभी बेंगलोर तो कभी केरल में देखने की खबरें भी मिलती रही। अब पुलिस ने 5 राज्यों और उसके दूर के रिश्तेदारों, दोस्त व सभी मिलने जुलने वालों के लगभग 4000 नंबरों को खंगाला, ताकि कब कहां से किसी नंबर पर कॉल आए और क्लू मिल सके। लेकिन सब बेकार रहा। इधर तरुण की मां के नंबर को भी पुलिस ने रडार पर रखा हुआ था। उसकी मां के नंबर से ये तो पता चल रहा था कि ये कुछ लोगों से बात कर रही है, लेकिन जितने भी लोग थे ये सब रिश्तेदार थे। तरुण शायद किसी नंबर पर बात नहीं कर रहा था। पुलिस अब भी अंधेरे में थी। धीरे धीरे इस बात को 15 साल बीत गए। 2018 आ गया। पुलिस की टीमें लगातार लगी हुई। इधर तरुण का एक भाई अहमदाबाद में था। अब उस भाई को पुलिस ने पूरी तरह ग्रिल किया। उस पर तमाम सर्विलांस लगाए, लेकिन वह तरुण के कांटेक्ट में नहीं था। उसे तरुण के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। अब ले दे के तरुण की पूरी फैमिली में एक ही कैरेक्टर बसता है जिसके साथ तरुण क्लोज भी था, और वो है माँ। अब पुलिस की पूरी उम्मीदें उसकी माँ अनम्मा चाको पर ही टिकी हुई थी। माँ की उम्र भी हो रही थी, वह रिटायर नर्स थी। पुलिस को यह था कि तरुण उसकी माँ से जरूर संपर्क करेगा। अब पुलिस की सारी उम्मीदें माँ पर आकर टिक गई। पुलिस तरुण की माँ के नंबर को लगातार ट्रेस कर रही थी, लेकिन कोई फायदा नहीं हो रहा था। एक रोज उसी माँ के मोबाइल पर एक लैंडलाइन नंबर से कॉल आया। पुलिस माँ के नंबर पर जो भी कॉल आता उसकी पूरी डिटेल चेक करती थी, पर यह पहली बार था कि बेंगलोर से किसी लैंडलाइन नंबर से कॉल आया था। पुलिस ने उस नंबर को चेक किया तो पता चला यह नंबर बेंगलोर के ओरेकल कस्टमर केयर का है। अब अहमदाबाद क्राइम ब्रांच की टीम थोड़ा हैरान हुई कि तरुण की मां को ओरेकल कस्टमर केयर से कॉल आना क्या काम हो सकता है। सारी छानबीन करने के बाद पुलिस को लगा कि इस नंबर के पीछे की पूरी डिटेल निकालते हैं।
फिर ये भी हुआ कि कहीं इसी जगह पर तरुण काम तो नहीं करता। अब क्राइम ब्रांच की टीम अहमदाबाद से बेंगलोर के लिए रवाना होती है। 22 अक्टूबर 2018 को पुलिस बेंगलोर पहुंचती है। वहां बेंगलोर पुलिस से कांटेक्ट करती है। उनसे कहती है कि इस ओरेकल कस्टमर केयर के सभी एम्प्लॉय के बारे में डिटेल्स चाहिए। बेंगलोर पुलिस ओरेकल कंपनी के HR डिपार्टमेंट को कॉल करती है और कहती है कि हमें आपके यहाँ जितने भी एम्प्लॉय काम करते हैं उनकी डिटेल चाहिए। पुलिस ने कंपनी को कहा कि रूटीन प्रोसीजर है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए ज़रूरी है। और ओरेकल कस्टमर केयर से पुलिस के पास एम्प्लॉय की लिस्ट आ जाती है। अब अहमदाबाद पुलिस उस लिस्ट को देखती है। उस लिस्ट में तरुण जिनराज का कोई नाम नहीं था, लेकिन उस लिस्ट में एक नाम देखकर अहमदाबाद पुलिस के कान खड़े हो जाते हैं और वो नाम था प्रवीण भटेले। पुलिस को लगा कि ये नाम उसने कहीं सुना है। फिर याद किया पुलिस ने तो पता चला कि जो तरुण की माँ है वो जिन नंबर्स पर कॉल करती थी उनमें से एक कॉल वो प्रवीण भटेले को भी करती थी और उसकी वाइफ निशा को भी करती थी। निशा और तरुण की माँ अक्सर दोनों बातें करती थी। पुलिस ने अब प्रवीण भटेले और निशा की कुंडली खंगालना शुरू की तो पता चला कि ये लोग सोशल मीडिया पर कहीं नहीं है, न ही इन्होंने सोशल मीडिया पे अपनी कोई तस्वीर डाली है। पुलिस को ये बड़ा अजीब लगा कि आज के सोशल मीडिया के दौर में ऐसा कैसे हो सकता है। फिर पुलिस को ये पता चला कि प्रवीण भटेले और निशा के 2 बच्चे भी हैं। अब उस लिस्ट में प्रवीण भटेले का तो नाम है और प्रवीण भटेले के मोबाइल से तरुण की मां की बात होती है, ये पुलिस को मालूम है। तो पुलिस को लगा कि कहीं प्रवीण भटेले ही तो तरुण नहीं है, क्योंकि कनेक्शन एक ही है कि प्रवीण भटेले तरुण की मां से क्यों बात कर रहा है। लेकिन पुलिस चाह रही थी कि और पुख्ता किया जाए कि यही तरुण है जो 15 साल से भागा हुआ है। अब पुलिस ने तरुण की केस हिस्ट्री देखी तो पता चला कि जब ये अहमदाबाद के स्कूल में वॉलीबॉल का कोच था तो इसकी एक रिंग वाली उंगली टूट गई थी और वह मुड़ी हुई है और बाकी उंगलियां भी सामान्य इंसानों जैसी नहीं है। अब अहमदाबाद से बेंगलोर आए दोनों अफसर को ये पता हो गया कि उसकी उंगली टूटी हुई है। अब उन्होंने सोचा कि अगर हम प्रवीण भटेले से एक बार हाथ मिलाएं तो उसकी उंगलियों को हम पहचान लेंगे। अब बेंगलोर पुलिस के साथ अहमदाबाद पुलिस के दोनों ऑफिसर रात करीबन 11:30 बजे उस ओरेकल के ऑफिस में 7th फ्लोर पर पहुंचते हैं, जहां पर प्रवीण भटेले बैठा करता था। और वहां पर रिसेप्शन पर मैसेज दिया जाता है। फिर पियून प्रवीण भटेले को बुला कर लाता है कि 2 गेस्ट हैं। और फिर वो जब सामने आता है तो उसमें से एक पुलिस अफसर कहता है, हेलो मिस्टर तरुण, जिसको सुनकर उसकी हवा खराब हो जाती है, क्योंकि उस दफ्तर में सब उसे प्रवीण भटेले के नाम से पिछले 10 सालों से जानते थे, क्योंकि वो 10 सालों से इस दफ्तर में काम कर रहा था। जब पुलिस हाथ मिलाती है तो कंफर्म हो जाता है कि उसकी उंगली टूटी हुई है और वो प्रवीण भटेले नहीं तरुण जिनराज है। और ऑफिसर उसे कहता है, तुम्हारा खेल खत्म तरुण, चलो वापस। तो कैसे एक छोटी सी गलती की वजह से 15 साल तक पुलिस को चकमा देने वाला तरुण पुलिस की गिरफ्त में आया। लैंडलाइन नंबर से कॉल की वजह से भेद खुला। फिर पता चला कि उस दिन तरुण ने कोशिश की थी मोबाइल से कॉल करने की, लेकिन कॉल नहीं लग पा रही थी और तरुण को माँ से बात भी करनी थी। माँ अकेली भी थी, उसे चिंता हो रही थी। तो ये थोड़ी सी लापरवाही बरत गया और उसने ऑफिस में बैठे बैठे ही कंपनी के लैंडलाइन नंबर से माँ को कॉल कर दिया। इधर तरुण की माँ के नंबर को पुलिस ने सर्विलांस पर रखा हुआ था। इस नंबर के सारे कॉल पुलिस ट्रेस कर रही थी और जैसे ही ये लैंडलाइन नंबर कॉल आया, पुलिस ने तत्काल उस नंबर की डिटेल्स निकाली और बेंगलोर पहुंची। अगर तरुण लैंडलाइन नंबर से कॉल नहीं करता तो शायद तरुण का 15 साल से जो राज था वो और न जाने कितने सालों तक राज ही बना रहता। फिर पुलिस को जानकारी मिली कि तरुण की मां ने एक और सिम ले रखा था और वो सिम उसके एक दूसरे दूर के रिश्तेदार के नाम थी। रिश्तेदार दूर के थे, इसलिए पुलिस ने उन्हें अपने फोकस में लिया नहीं था और उस सिम का इस्तेमाल तरुण की मां सिर्फ और सिर्फ तरुण से बात करने के लिए करती थी और तरुण भी उसी सिम पर ज्यादातर कॉल करता था। इसलिए पुलिस के रिकॉर्ड में ये नंबर ही नहीं था, तो कभी जांच के घेरे में नहीं आया और इसलिए तरुण का राज रहा। अब तरुण को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस उसे लेकर वापस अहमदाबाद आती है। अब पुलिस तरुण से घटना की कहानी सुनती है। तरुण सजनी के कत्ल का इल्जाम अपने सर लेता है और बोलता है कि हाँ, मैंने ही सजनी का कत्ल किया क्योंकि मुझे अपनी गर्लफ्रेंड से शादी करनी थी।
पुलिस ने तरुण से पूछा कि जब तुम्हारी शादी तुम्हारी मर्जी से हुई थी तो फिर तुमने कत्ल क्यों किया। तरुण ने कहा कि मैं एक पारसी लड़की से 3-4 सालों से अफेयर था और मैं उससे शादी करना चाहता था। जब माँ को इस बारे में पता चला तो उन्होंने इस रिश्ते से आपत्ति जताई क्योंकि वे अलग अलग जातियों से थे। अब माँ की सलाह पर उसने अलग होने का फैसला किया। फिर नवंबर 2002 में अहमदाबाद की ही सजनी से शादी तय कर दी। अब अपनी गर्लफ्रेंड को शादी के बारे में बताने के लिए कॉल किया तो पता चला कुछ महीनों में उसकी भी शादी होने वाली है। अब दिसंबर 2002 में तरुण और सजनी की शादी होती है। कुछ हफ्ते के भीतर तरुण की गर्लफ्रेंड का तरुण को कॉल आता है कि उसकी शादी कैंसिल हो गई है। इस बीच दहेज को लेकर तरुण के माता पिता का सजनी के परिवार से झगड़ा भी हो गया था और उधर तरुण सजनी से घुल मिल भी नहीं पाया था कि उसे लगा कि अभी भी उसकी गर्लफ्रेंड के साथ उसके एक होने की संभावना है। अब तरुण सजनी से छुटकारा पाने की सोचने लगा। तरुण ने सजनी को एक संयुक्त तलाक याचिका दायर करने के लिए मनाने की कोशिश की, जिसे सजनी ने अस्वीकार कर दिया। सजनी एक साधारण लड़की थी जो मानती थी कि सच्चा प्यार जीवन में केवल एक बार होता है। वह तरुण और उसके जीवन की सभी खामियों को स्वीकार करने और उसके साथ एक खुशहाल पारिवारिक जीवन जीने के लिए तैयार थी, लेकिन तरुण को केवल उसकी गर्लफ्रेंड ही दिख रही थी। जब कोई विकल्प नहीं बचा तो तरुण ने सजनी को खत्म करने और अपनी प्रेमिका के साथ भाग जाने की योजना बनाई। उसने सजनी के एफडी खाते को तुड़वाकर सारा पैसा अपने खाते में ट्रांसफर करवा लिया। उसने सजनी के वेतन का उपयोग करके एक नई कार खरीदी और तो और उसने सजनी के 60 तोले के सोने के गहने भी बैंक लॉकर में रख दिए। अब दिनांक 14 फरवरी 2003 वैलेंटाइन डे, शादी के महज 3 महीने ही हुए। तरुण सुबह 7:30 बजे चाय पीकर घर से निकला। सजनी काम पर जाने के लिए तैयार हो रही थी। आधे घंटे बाद तरुण वापस लौटा। उसने पीछे से सजनी के गले में एक शाल बांध दिया और गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। उसने घर को डकैती का रूप देने के लिए उसे गंदा कर दिया और सजनी के शव को बिस्तर पर रख दिया और सजनी के पिता को फोन कर डकैती के बारे में बताया और वह बदहवास हो गया, जिससे घटना सच्ची लगे। लेकिन तरुण को तब बड़ा झटका लगा जब तरुण की प्रेमिका से उसकी बात हुई और उसने कहा कि मैं एक हत्यारे से शादी नहीं कर सकती। तो जिसके लिए सजनी का कत्ल किया उसी ने शादी करने से मना कर दिया। फिर पुलिस ने तरुण से पूछा कि कत्ल करने के बाद तुम कहाँ गए। तरुण ने कहा कि कत्ल करने की रात 16 तारीख को ही मैं दिल्ली आ गया था और दिल्ली में अगले 1 हफ्ते तक कॉल सेंटर में नौकरी करता रहा। फिर वहां से पुणे आ गया। यहाँ रहने के दौरान निशा नाम की एक लड़की से मुलाकात हुई। तरुण ने उस लड़की को बताया कि मैं यतीम हूँ, मेरा दुनिया में कोई नहीं है। धीरे धीरे दोनों में दोस्ती हो गई। अब तरुण पुणे में ही नौकरी करने लग गया और फिर उन दोनों ने पुणे में ही शादी कर ली। उसके बाद ये 2009 में पुणे से बेंगलोर आ गए और बेंगलोर में ओरेकल कंपनी में जॉब शुरू कर दी। दोनों के 2 बच्चे भी हुए और उसकी पत्नी को भी यही मालूम है कि इसका नाम प्रवीण भटेले है। उसकी पत्नी को उसके नाम, उसके पुराने कारनामे ये कुछ नहीं मालूम था। तो जिस गर्लफ्रेंड के लिए उसने अपनी पत्नी का कत्ल किया उससे तो शादी हुई नहीं, दूसरी लड़की से शादी की और बच्चे भी हुए और बेंगलोर में रहने लगा। लेकिन एक सवाल अब भी अपनी जगह कायम था कि आखिर तरुण जिनराज प्रवीण भटेले कैसे बन गया। पुलिस ने उसके ऊपर भी तफ्तीश की तो पता चला मध्य प्रदेश में स्कूल और कॉलेज के टाइम इसका एक दोस्त हुआ करता था और उस दोस्त का नाम था प्रवीण भटेले। ये दोनों कॉलेज में भी साथ में पढ़े थे। जब उसने कत्ल किया, कत्ल करने के बाद इधर उधर ये भटकता रहा। फिर एक दौर ऐसा आया जब ये भोपाल पहुंचा। उस वक्त प्रवीण भटेले भोपाल में रह रहा था और उसकी शादी हो गई थी। अब तरुण भी उसके पास पहुंचा और कुछ दिन उसके साथ रहा। प्रवीण ने कुछ कोचिंग सेंटर शुरू किए थे। तरुण ने कहा कि मैं भी कुछ मदद करता हूं। उसने वहां उसके साथ कुछ दिन काम भी किया। फिर मौका देखकर प्रवीण भटेले के ड्राइविंग लाइसेंस और पासपोर्ट इनको उसने वहां पर स्कैन किया और फिर उन नामों को अपना नाम दिया और अपनी तस्वीर लगा ली और लेकर चला गया और प्रवीण भटेले को इसकी जानकारी नहीं थी। इतना ही नहीं, इस ओरेकल में नौकरी करने के दौरान इन फर्जी नाम और फर्जी पासपोर्ट के जरिए तरुण 3 बार यूएस भी जाकर आ गया। लेकिन उसकी एक गलती ने 15 साल के इस राज को खोल दिया। अगर उसने उस दिन दफ्तर में लैंडलाइन नंबर से अपनी मां को कॉल नहीं किया होता तो शायद तरुण का राज ही रहता। तरुण शायद प्रवीण भटेले ही रहता।
लेकिन कहते हैं कहीं न कहीं जरा सी चूक आपको कब पकड़वा दे, आपका भेद कब खोल दे, कहा नहीं जा सकता। वही चीज हुई, लेकिन इसमें कमाल अहमदाबाद पुलिस भी थी, खास तौर पर क्राइम ब्रांच की टीम जिसने 15 साल केस में काम किया लेकिन तरुण की तलाश बंद नहीं की। तरुण अब साबरमती जेल में बंद है। जो कुछ उसने किया है उसकी सजा वह भुगत रहा है। इस केस में अभी लेटेस्ट खबर यह है कि 25 मई 2023 को गुजरात उच्च न्यायालय ने तरुण रिंगराज की जमानत याचिका खारिज कर दी। तरुण ने वृद्धाश्रम में रहने वाली अपनी मां अनम चाको के आर्थिक संकट से निपटने के लिए अस्थायी जमानत मांगी थी। याचिका पर विचार करने से इनकार करते हुए उच्च न्यायालय ने कहा कि मां को प्रति माह 34,000 रुपए की पेंशन मिल रही है और आरोपी को लंबे समय बाद गिरफ्तार किया गया था। यह अदालत इस आवेदन पर विचार करने की इच्छुक नहीं है, इसलिए यह आवेदन खारिज किया जाता है। तो ये थी कहानी ऐसे शख्स की जो 15 साल तक पुलिस को बेवकूफ बनाता रहा, नए नाम से नए शहर में रहा, नौकरी की, शादी की, 2 बच्चे पैदा किए, लेकिन एक गलती ने सारा राज खोल दिया। आज की कहानी में बस इतना ही। उम्मीद है कहानी आपको पसंद आई होगी। इसी तरह की और भी वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। तो मिलते हैं जल्द अगली कहानी में। तब तक अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। शुक्रिया।